आज का टॉपिक है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बनते होंगे, आज उन सभी को इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1858 तक रहता है। वहीं दूसरा क्राउन का शासन। क्राउन का शासन 1857 की महान क्रांति के बाद में शुरू होता है और आज़ादी तक चलता है, यानी कि 1858 से 1947 तक। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा भी है कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारे भारतीय संविधान की, उसको दो जगह पर बांटकर हम पढ़ते हैं। एक कंपनी का शासन, दूसरा क्राउन का शासन। कंपनी का शासन चलता है 1773 से 1858 तक और क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक चलता है। ये सारी की सारी पीपीटी बेस्ड जो हमने पढ़ा है वो घटनाचक्र बुक के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर भी मैं आपको पीपीटी साथ साथ में दिखाता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, जिसके माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था उसके पद को चेंज कर दिया जाता है, अर्थात उसके टाइटल को चेंज कर दिया जाता है और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि जो गवर्नर की पोस्ट होती थी उसको गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया था। किसके माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इस प्रकार जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तो उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि इसमें क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो गवर्नर का टाइटल होता था उसको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहाँ का? बंगाल का। नेक्स्ट, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 में की जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कंफ्यूज मत हो जाना, जो सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है वो सन 1774 ईस्वी में होती है और रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। और इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 सदस्य थे, 4 इसके जजेस थे। एक उनमें मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य जजेस थे। जो मुख्य न्यायाधीश था उनका नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे नाम के व्यक्ति क्या थे? इसके मुख्य न्यायाधीश थे, अर्थात चीफ जज थे। ठीक है। जबकि इसके अन्य जजेस कौन थे? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। तो HCL से आपको याद रखना है HCL, H फॉर हाइड, C फॉर चैम्बर्स और L फॉर लिमेंस्टर। ये 3 व्यक्ति अन्य जजेस थे। जबकि मुख्य जज कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1774 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। नेक्स्ट, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसके द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर विधि बनाने का प्राधिकार किसको दे दिया गया था? कलकत्ता की सरकार को दे दिया था कि आप इन पर भी कानून बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था जब इसको लाया गया तो उस समय पर वहाँ के जो पीएम थे इंग्लैंड के, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ नाम के व्यक्ति ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक कमेटी गठित करते हैं जिसको सेक्रेट समिति अर्थात गुप्त समिति के नाम से जाना जाता है। इस गुप्त समिति की रिकमेंडेशन पर क्या बनाई जाती है? रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है ताकि ये क्या कर सके, कंपनी को रेगुलेट कर सके। क्योंकि भाई कंपनी में क्या हो रहा था, देखो जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयर थे, जो कर्मचारी थे, वो क्या करते थे, भारत में इलीगल तरीके से व्यापार करते थे ताकि वो अधिक मुनाफा कमा सके। तो इस प्रकार जो कर्मचारी थे वो तो लगातार मुनाफे में बढ़ रहे थे, मुनाफे की ओर जा रहे थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लगातार क्या हो रही थी, घाटे का शिकार हो रही थी। तो एक समय ऐसा आया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, यानी कि दिवालिया होने की कगार पर थी, तो वो क्या करती है, हेल्प के लिए जाती है ब्रिटेन के राजशाही परिवार के पास में, यानी कि किंग के पास में। तो वो उनसे कहती है कि साहब हमारी स्थिति हो चुकी है खराब। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आप क्या करिए, हमें लोन दे दीजिए, थोड़े पैसे दे दीजिए। तो ब्रिटेन के जो राजशाही परिवार होता है वो देखता है कि यार 1600 से लेकर 1773 तक तो ये भारत में व्यापार कर रही है, तो ऐसा क्या हुआ है इसमें जो ये लगातार घाटे की ओर बढ़ गई। तो वो देखता है कि भाई इसमें जो कंपनी के जो कर्मचारी है ना, ये गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, खुद तो प्रॉफिट में जा रहे हैं लेकिन कंपनी लगातार घाटे में जा रही है।
तो ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से एक शर्त रखते हैं कि देखो हम आपको पैसा तो दे देंगे, लोन तो दे देंगे, लेकिन आपको हमें क्या करनी पड़ेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए कुछ शक्ति देनी पड़ेगी। और वो शक्ति क्या होगी, वो पावर क्या होगी ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने की। इस प्रकार जो किंग होता है वो उसको पैसे दे देता है और कंपनी क्या कर देती है, अपनी पावर ट्रांसफर कर देती है किसको, किंग को। तो कानून की भाषा में इसको क्या कहते हैं, क्विड प्रो क्यो, यानी कि एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। किंग ने क्या करा, पैसा दिया कंपनी को ताकि कंपनी क्या हो सके, थोड़ा अच्छे तरीके से इस पैसे को यूटिलाइज कर सके। लेकिन उस कंपनी को किस तरीके से रेगुलेट करा जाएगा, वो पावर दे दी किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी किसको दे दी, किंग को। तो अब राजा बताएगा कि भाई कंपनी किस तरीके से चलानी है आपको। इसी को बोलते हैं एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, क्विड प्रो क्यो, यानी कि गिव एंड टेक। अब कंपनी को कैसे चलाया जाएगा उसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि कंपनी को किस तरीके से रेगुलेट करना है। यहीं पर एक बात और याद रखनी है कि जब गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बनाया गया तो इसके अंदर क्या क्या एरिया आने लगा, जो मुंबई प्रांत था और मद्रास प्रांत था, ये दोनों के दोनों प्रांत बंगाल प्रांत के अंदर आने लगे। मुंबई में अलग गवर्नर था, मद्रास में अलग गवर्नर था और बंगाल में अलग गवर्नर था। इन दोनों के दोनों को, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के जनरल के अधीन कर दिया। ठीक है, जब बंगाल के गवर्नर को पावर दे दी ज़्यादा तो बंगाल के गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए एक काउंसिल का निर्माण किया जाता है, एक परिषद का निर्माण किया जाता है जिसमें सदस्यों की संख्या 4 होती है। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो परिषद का निर्माण करा गया था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4। गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल में तब्दील करा तो इसके पास में ज़्यादा पावर आ गई। ये मुंबई और मद्रास के प्रांत के साथ साथ में बंगाल का भी एरिया देखने लगा था, इसलिए इस पर बर्डन ज़्यादा बढ़ गया था। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं अब उपहार यानी कि टैक्स नहीं ले सकते, उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय पर जो ब्रिटेन के पीएम थे उनका नाम था पिट्स द यंग। उन्हीं के नाम पर इसको क्या कहते हैं, पिट्स एक्ट कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शुरुआत करी गई, किसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये क्या क्या है। देखो, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये क्या करते थे, कंपनी के जो राजनीतिक मामले होते थे उनसे संबंध रखते थे। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे, जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होते थे उन पर नियंत्रण स्थापित करते थे। वहीं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये क्या करते थे, जो कंपनी के व्यापारिक मामले होते थे यानी कि बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स होते थे उनको देखते थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डायरेक्टर जो होते हैं ना, डायरेक्टर कहाँ पर होते हैं, कंपनी में होते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टर क्या करते थे, वो बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स को देखते थे। जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्यों को देखते थे। ठीक इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया 1786 के संशोधन के द्वारा। इस 1786 संशोधन या फिर एक्ट के द्वारा हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल को ये पावर दे दी गई कि जो काउंसिल होती है ना, परिषद का जिसका निर्माण करा गया था, उस काउंसिल के निर्णय को ये गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, कैंसिल कर सकता था। अब ये अपना निर्णय स्वयं लागू कर सकता था, किसके माध्यम से, 1786 के अधिनियम के द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध कॉर्नवालिस से है। नेक्स्ट, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, किसके द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसके बाद आप देखोगे कि जो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था ना, इसके बाद 4 एक्ट आते हैं 20-20 वर्ष के अंतराल पर। जैसे कि पहला 1793, उसके बाद 1813, फिर 1833 और उसके बाद 1853। तो इस प्रकार ये 4 चार्टर एक्ट आए लगातार 20-20 वर्ष के डिफरेंस में। और ये बात किस में करी गई, 1793 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया
1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 1813 के चार्टर एक्ट में काफ़ी सारी बातें हुई थी, उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और ये जो 1 लाख रुपए दिए जाते थे ये भारत के ही राजस्व से दिए जाते थे, यानी कि भारतीय राजस्व से ही निकालकर भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। दूसरी बात इसमें यह हुई थी कि जो ईसाई मिशनरीज थे इनको भारत में अपना धर्म प्रचार करने की आज्ञा दे दी गई थी कि आप भारत में जाइए और वहाँ पर क्या करिए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाइए। जैसे कि आज के समय पर आप क्रिश्चियंस देखते हो ना जो इंडिया में, वो 99.9% कन्वर्टेड हैं। तो इसी के एक्ट के द्वारा किया गया था ये काम, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसमें जो ईसाई मिशनरीज थे उनको अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की फुल अनुमति दे दी थी और उन्होंने ज़बरदस्ती भी धर्म परिवर्तन कराया यहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट काम है कि इस एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली होती थी उसको लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन जो चाय के साथ व्यापार था और चीन के साथ में जो व्यापार होता था इस पर मोनोपोली अभी भी बनी हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में व्यापार करने की मोनोपोली बनी हुई थी उसको 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया। लेकिन केवल 2 ही मामलों में इसको छूट दे दी गई थी, एक चाय के व्यापार के मामले में और दूसरा चीन के साथ व्यापार करने के मामले में। प्रकार आप देखोगे आंशिक रूप से इसकी व्यापारिक एक अधिकार की पॉलिसी खत्म हो गई थी, ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई थी। जबकि पूर्ण रूप से कब हुई थी, इन दोनों के साथ में भी जो व्यापार की करने की जो मोनोपोली होती थी उसको 1833 के चार्टर एक्ट में खत्म कर दिया था पूर्ण तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया कब, 1813 के एक्ट द्वारा, जो कि हमने अभी बताया। लेकिन इसमें आंशिक रूप से हुआ था, चाय और चीन के साथ व्यापार अभी भी बना हुआ था। ये कब होता है, 1833 में। यानी कि जो ट्रेड मोनोपोली थी वो पूर्ण रूप से 1833 के चार्टर एक्ट में खत्म होती है, 1813 के में नहीं। नेक्स्ट, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813 के एक्ट के द्वारा। ये अभी हमने बताया, डिस्कस किया। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का प्रावधान किया गया किस एक्ट के माध्यम से, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। देखो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, जैसे इसमें पहले जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था इसके पद का टाइटल चेंज कर दिया गया और इसको अब इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमने जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा उसमें क्या हुआ था, उसमें जो पहले गवर्नर होते थे जैसे बंगाल का अलग, मद्रास का अलग, बम्बई का अलग, उसमें क्या करा गया, इस गवर्नर के पद को चेंज कर कर गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया। तो अब जो बंगाल का गवर्नर था उसके अधीन किसको कर दिया, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया था, इसलिए इसके टाइटल को चेंज कर कर गवर्नर जनरल कर दिया था। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ, इस गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार आप देखोगे कि ये जो पहले गवर्नर जनरल बंगाल का होता था केवल, अब उसको पूरे भारत का कहा जाने लगा। तो इस प्रकार भारत में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को केंद्रीयकृत कर दिया, यानी कि केंद्रीयकरण कर दिया, उसका सेंट्रलाइजेशन कर दिया। किसके प्रशासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सेंट्रलाइज कर दिया, केंद्रीयकरण कर दिया। तो इस प्रकार भारत में जो पहली बार केंद्रीयकरण की व्यवस्था देखने को मिलती है वो इस एक्ट के माध्यम से मिलती है। और इस प्रकार जो गवर्नर जनरल बना संपूर्ण भारत का उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, अभी डिस्कस किया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल की परिषद के कानून बनाने के अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ये तो बात अभी हमने डिस्कस कर ही ली कि जो भारत का प्रशासन था, भारत में प्रशासन किसका चल रहा था इस समय पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को क्या कर दिया गया, केंद्रीयकृत कर दिया गया, क्योंकि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था अब उसको क्या कहा जाने लगा, संपूर्ण भारत का, यानी कि पूरी इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया वो, उसके हाथ में ज़्यादा पावर आ गई। तो सारी की सारी पावर्स को उठाकर किसको दे दिया, एक गवर्नर जनरल को दे दिया और उसके टाइटल को क्या कहा जाने लगा, इंडिया का गवर्नर जनरल। इसलिए आप देखोगे कि केंद्र में सारी की सारी शक्तियाँ दे दी।
इसलिए इसको क्या बोला है, केंद्रीयकरण। नेक्स्ट, भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड में वकील थे, जिनको प्रथम विधि आयोग अर्थात फर्स्ट लॉ कमीशन अध्यक्ष या फिर चेयरमैन बनाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसमें किस चार्टर एक्ट के द्वारा हुई थी? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसके अध्यक्ष का नाम लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले कहाँ पर थे? इंग्लैंड के थे। ये इंग्लैंड में वकालत करते थे, वकील थे वहाँ के। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत से दास प्रथा को समाप्त कर दिया। और इस दास प्रथा को समाप्त करने के पीछे जो बड़ा हाथ था वो था एलन ब्रो का। एलन ब्रो ने दास प्रथा को 1843 में खत्म किया था। और चार्टर एक्ट किसके माध्यम से? 1833 के माध्यम से। एक्ट आया था 1833 में, लेकिन खत्म करा 1843 में। तो भाई 1833 से लेकर ये कब तक चला था? 1853 तक चला था। अभी बताया था ना आपको, 20-20 साल के अंतराल पर कुछ चार्टर एक्ट आए थे। जैसे सबसे पहला 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। समझ रहे हो? तो दास प्रथा को 1843 में खत्म किया गया। और किस एक्ट के माध्यम से? 1833 के एक्ट के माध्यम से, एलन ब्रो के द्वारा। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और ये महत्वपूर्ण पद कौन से थे? जैसे भारत में सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। दोस्तों, ये जो सिविल सेवकों की भर्ती है ना, इसको पहले आईसीएस के नाम से जानते थे। इसके लिए जो ओपन एग्जाम होने लगा वो हुआ कब से? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। समझ रहे हो कि जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसके माध्यम से आईसीएस के लिए ओपन एग्जाम होने लगा। लेकिन इसके लिए पहले ओपन एग्जाम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। इस सर्विस को भी पहले एचसीएस के नाम से जानते थे, हायर सिविल सर्विस। ये पहले कॉन्वेंटेड सर्विस बोलते थे इसको। जैसे हमारे यहाँ पर यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसी नहीं थी ये पहले वहाँ पे। इसके लिए केवल क्या करना पड़ता था? लंदन के अंदर एक कॉलेज होता था जिसका नाम था हेलेनबर्ग कॉलेज। हेलेनबर्ग कॉलेज में सिविल सर्विस कॉलेज था ये एक। इसमें सिर्फ एडमिशन लेना पड़ता था और एडमिशन के बेस पर ही आपको क्या करा जाता? स्पॉन्सर किया जाता था। किसके लिए? आईसीएस अधिकारी के लिए। आज के समय पर जो आप यूपीएससी देखते हो ना, जिसके लिए आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जैसा एग्जाम मेरिट के बेस पर आपको मिलता है, पहले क्या होता था? सिर्फ आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना होता था और उस कॉलेज का नाम था हेलेनबर्ग कॉलेज। और ये कॉलेज एडमिशन लेने के बाद में स्पॉन्सर करता था किसको? आईसीएस को। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब एग्जाम से रिलेटेड बात याद कर लेते हैं। अब एग्जाम तो होने लगा इसका आईसीएस के लिए, कब से? 1853 में। लेकिन 1853 से लेकर 1922 तक इसका जो एग्जाम होता था वो लंदन में होता था। लेकिन उसके बाद 1923 से इसका एग्जाम कहाँ पर होने लगा? हमारे प्यारे देश भारत में होने लगा। समझ रहे हो? तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है अपने माइंड में। आईसीएस के लिए ओपन परीक्षा होने लगी 1853 में। 1853 से 1922 तक ये कहाँ पर होती थी? लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में। के बाद 1923 से ये कहाँ पर होने लगी? भारत में। समझ आ गया अब आपके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ये वही व्यक्ति है जिसको रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। किसके माध्यम से? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और दोस्तों याद करो, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये क्या काम करते थे? डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, तो ये क्या करते थे भाई? कंपनी में जो बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स होते थे उन सभी को देखते थे। तो ये बिजनेस से रिलेटेड सभी मैटर्स को देखते थे। नेक्स्ट, भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद या फिर भारतीय विधान परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की जाती है। इसके अंदर सदस्यों की संख्या 12 थी, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि भारतीय विधान परिषद के रूप में इसको जाना जाता था। और इसमें 12 सदस्य होते थे। ये भारत के लिए बनाई गई थी कि जो भारत में कार्य होंगे उनके लिए विधि बनाई गई है। और ये क्यों बनाई गई थी? तो ये इसलिए बनाई गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विधायी कार्य थे, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया था। इसलिए इस 12 सदस्यों के लिए ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी, जो भारतीय के लिए विधि बनाएगी। और इसी समय पर इंग्लैंड में एक
लॉ कमीशन भी बनाया गया था। ये क्या करता था, जो भारत में विधि आयोग 1834 में बनाया गया था उसकी रिपोर्ट पर अपनी विचार करता था। ये कौन, लॉ कमीशन, जो इंग्लैंड में बनाया गया था इसी के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, किसके माध्यम से, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब 1857 की महान क्रांति हो चुकी थी तो ब्रिटिशर्स को ऐसा महसूस हो गया था कि भाई भारत पर अब शासन करना इतनी आसान बात नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, भारतीयों को अपने साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था भारत में उसको खत्म कर दिया था और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो चुका था। किसके बाद, 1857 की क्रांति के बाद से। अब इसमें क्या क्या मेजर चेंजिंग हुए उनको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।